इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना आप, बहुत बेसिक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल, दो बेसिक चीजें होंगी इस टाइप की। हाँ, दो बेसिक रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का और केवीएल जो वोल्टेज वाला लॉ है। पहले वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, आप फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ करके बताओ, फर्स्ट 2 लाइंस के हिसाब से। 3 माइक्रोफैरड कितना चार्ज आ जाएगा? 36 माइक्रोकूलम। ठीक, ओके। सो 36 माइक्रोकूलम उस कैपेसिटर पे आ गया। उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर एक दूसरा अनचार्ज्ड 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये काम हो रहा है यहाँ पर कि दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कैपेसिटर पहले से चार्ज है, दूसरा वाला अनचार्ज है। 6 माइक्रोफैरड अनचार्ज है और 3 माइक्रोफैरड चार्ज है। तुम लोगों ने चार्ज कैलकुलेट किया है मेरे ख्याल से प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम। ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। यस, ठीक है। फाइनली क्या होगा यार? ये तो इनिशियल है, फाइनल क्या होगा? कोई बता पाओगे? पांडे जी बताओ। सर एक्स चार्ज मान लीजिए चला गया 6 म्यू एफ पे और Okay. वहां पे 36 माइनस एक्स बचा। अब सर पोटेंशियली इक्वल्स टू क्यू बाई सी लगाकर दोनों का इक्वल कर देंगे, मतलब x अपॉन 3 इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स अपॉन 6। ठीक, मतलब यहाँ पर 36 है और यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 6 माइक्रोफैरड पे स्टार्टिंग में 0 चार्ज है, अनचार्ज है। तो हम ये मान लेंगे कि इस 36 माइक्रोकूलम में से कुछ चार्ज ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पर अब आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, और तो अगर इसमें से कुछ चार्ज यहाँ पर चला गया है स्मॉल क्यू, तो जो इस वाली प्लेट पर रिमेनिंग चार्ज होगा आपके पास 36 में से अगर क्यू ऊपर चला गया, तो नेचुरली रिमेनिंग चार्ज एट दिस प्लेट 36 माइनस ऑफ क्यू, और इतना ही नेगेटिव इस तरफ लिखाओगे। ये आ रहा, बहुत बेसिक पॉइंट है ये। यस सर। बाकी आप केवीएल लगा दो। ये 6 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैरड है। केवीएल के हिसाब से चलेंगे तो एक लूप इक्वेशन, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले अगर, तो ऐसे करके पूरा वो किरचॉफ लूप वाला लॉ जो था केवीएल, वो लगाइए। डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर सकते हैं ना। हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन मैं उसको जानबूझ के नहीं बोल रहा क्योंकि ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चन लिया मैंने। इसी का जब एडवांस वर्जन आता है ना, तो केवीएल ही ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है, इसीलिए मैं उसको डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से उसी पर बोलूंगा। बताना क्या आएगा, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें और राइट क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ऐसे चले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो जो पहला टर्म आएगा आपके पास वो आएगा q डिवाइडेड बाई 6, एंड देन जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो वो आएगा माइनस टाइम्स 36 माइनस q डिवाइडेड बाई 3 केवीएल एंड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आ रही केवीएल की? यस सर। बस सॉल्व करके q निकाल लीजिए कितना है। दो बेसिक रूल लगाया है कि टोटल चार्ज कंजर्व किया गया है, मतलब कि q अगर चला गया तो यहाँ से q लेस हो जाएगा, और केवीएल लगाकर स्मॉल q निकाल लो कितना आता है। (24) आएगा आई थिंक। यस यस स्मॉल q 24 आएगा, मतलब यहाँ 24 माइक्रोकूलम हो गया और यहाँ पर 12 माइक्रोकूलम फाइनल चार्ज। और उसके बाद रही बात एनर्जी की, तो इनिशियल एनर्जी ऑब्वियसली ये अनचार्ज है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं होगी, जो भी एनर्जी होगी इस कैपेसिटर के पास होगी। तो इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 2c के हिसाब से 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। और यूनिट्स का ध्यान देना, माइक्रो जूल्स आएगा। और फाइनल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तो स्मॉल q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस एंड 36 माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस, उससे आपकी फाइनल एनर्जी आएगी। और स्मॉल q 24 आ रहा है।
जरा चेक करके बताओ क्या आंसर बन रहा है इसके हिसाब से। पहली वाली एनर्जी सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 216 3 माइक्रोजूल, और दूसरी वाली एनर्जी 72 72, सिंपल सा। तो रेशियो भी निकल जाएगा जो पूछा है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन। हाँ, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन ये जानना था कि जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल वाले से कम आ रही है ना, तो इसका मतलब कुछ लॉस हुआ है एनर्जी का यहाँ पर, और लॉस ऑब्वियसली क्लियर है कि जो लॉस हो रहा है यहाँ पर एनर्जी में 216 माइनस 72 कर लीजिए। ठीक है 144। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे यार, ये लॉस कहाँ चला गया होगा जो एनर्जी लॉस हुआ है? चार्ज ट्रांसफर में, चार्ज ट्रांसफर करने चार्ज ट्रांसफर के किस फॉर्म में, मतलब चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब हीटिंग इफेक्ट यस बेसिकली, थर्मल फॉर्म। वायर्स की हीटिंग इफेक्ट यानी कि थर्मल एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होते होगा। 144 माइक्रोजूल एज अ हीट इन कंडक्टिंग वायर्स में प्रोड्यूस होगा जब यहाँ से इस प्लेट पर चार्ज को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बिकॉज ये तो आपका टाइम था इसलिए लिख दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे और दोनों ऑलरेडी चार्ज है। कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स, 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड ये पहले से ही चार्ज है। ये चार्ज है प्लस माइनस ऑफ 36 माइक्रोकूलम पर, और ये चार्ज है प्लस माइनस ऑफ 72 माइक्रोकूलम पर। क्वेश्चन है कि when the two capacitors are connected, when these two capacitors are connected, find their final charges. क्वेश्चन लिख लेना, when these two capacitors are connected, find the final charges. नोट हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब Yes, इसमें sir. दो केसेस लेंगे, इसमें दो केसेस। फर्स्ट केस है द सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, एंड सेकंड केस है अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड। मतलब कि फर्स्ट प्लेट में दोनों के पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट किए गए और दोनों के नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट किए गए। सेकंड केस में एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना है और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला केस अगर आप देखें ना, फर्स्ट केस जहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिमिलर प्लेट्स यानी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो बड़ा इसमें भी सिर्फ लैंग्वेज को ट्रेस करो। अगर हम पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो जिन दो प्लेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं उनका टोटल चार्ज कितना है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट केस में अगर इस पॉजिटिव प्लेट को इस पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करो तो जिन प्लेट्स को हम आपस में कनेक्ट करने वाले हैं उनके टोटल चार्ज की वैल्यू बताएं। टोटल चार्ज 108 हाँ, तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करिए। क्या करना है, किसी एक कैपेसिटर पे हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लिया एंड दूसरे पर हम फिर 108 माइनस क्यू एंड उसी का नेगेटिव सामने वाली प्लेट पर। सीधा सा रूल है, जिन दो प्लेट को कनेक्ट किया है उनके टोटल चार्ज को इन कैपेसिटर्स पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टोटल चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक तो क्यू मान लेते हैं, रिमेनिंग दूसरे वाले पर मान लेते हैं और फिर केवीएल लगा दें। फिर यहाँ पर ऐसे चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के केवीएल की इक्वेशन, तो केवीएल की इक्वेशन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा q/3 एंड देन -108 माइनस q/6 इक्वल टू 0। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में।
बोलो। यस सर। जो पहले से वही चार्जर। वही आ रहा है सेम जो चीज पहले है, था। सर वही है आने दीजिए, सेम ही मतलब मेथड बताना था मेरे को, 5-10 मिनट का क्वेश्चन है। और जब केस, अच्छा इसमें भी हम चार्जेस तो निकाल दें, चार्जेस के अलावा एनर्जी हमने कैलकुलेट नहीं की है, बट ध्यान देना इनिशियल और फाइनल एनर्जीज में डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस होगा बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल एनर्जी, वो डिफरेंस को जस्टिफाई किया जाएगा हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में, जो इन वायर्स में प्रोड्यूस होगा जब ये आपस में चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सर हाँ सर दोनों में जो चार्जेस सेम आ रहा है तो उसे तो रेशियो सेम ही आएगा। यस सर। एनर्जी का yes. मतलब क्या चार्ज मतलब फ्लो ही नहीं करेगा ना। सर ये हाँ, Q है वो 36 यहाँ आ पे रहा है। सर वो वापस आ रहा है वो 36। वो 36 ही आ रहा है। एक्चुअली मैं, वो हो सकता है इस वजह यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है, मैं सही कर दे रहा हूँ। इसको हम 24 कर लेते हैं, 36 की सर वो जगह 24। पैरेलल में होने की वजह से हो गया वो। नहीं वो इत्तेफाक से वैल्यू ऐसी थी, 24 कर लो, तो 24 और 72 कर लीजिए, 74 72। स्पेशल केस भी होता है क्या? क्या चीज? सर ये कोई स्पेशल केस भी होता है अगर इसमें मतलब नहीं यूआई यार, और वो यूएफ का कोइंसिडेंस हो 1 गया, रेशियो आ जाता है मतलब। कोइंसिडेंस था वो, कोई बात नहीं, 96 कर लो, अब आ जाएगा आंसर आपका, डिफरेंट चार्ज आ जाएगा 24। 32 आ रहा है और एक 32 आएगा और 62। एक्चुअली पहले जो मैंने वैल्यू लिखी उसमें दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस सेम थी, सेम हो गए थे yes, sir. यस सर। वो उतना उतना हेडेक नहीं, तो आप प्रोसेस पे फोकस करिए कि करना क्या है। और जो केस 2 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में, केस 2 को किस तरीके से करोगे देखो। उसमें कहा गया है एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट करिए। तो ऐसा करेंगे तो जिन प्लेट्स को मैं कनेक्ट करूंगा उनके टोटल चार्ज की वैल्यू बताएं। मान लीजिए इस पॉजिटिव प्लेट को इस नेगेटिव से कनेक्ट करना है, या फिर इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव प्लेट पर 72 और नेगेटिव पर -24, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो 72 कनेक्टेड विथ -24, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास? 48। तो 48 को रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, एक पर Q एक पर -Q, दूसरे पर 48 -Q एंड माइनस टाइम्स ऑफ 48 -Q। क्या ये बात समझ में आई कि कौन सा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है? यस सर। यस सर। जी जिन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उनके टोटल चार्ज विद साइन, और उस टोटल चार्ज में से एक तरफ Q मान करेंगे, दूसरी तरफ बैलेंस चार्ज, और फिर से KVL, फिर एक बार KVL की इक्वेशन Q/3 एंड -48 - Q/6 इक्वल टू 0। फिर से आप निकाल सकते हो कि फाइनल चार्जेस क्या आएंगे। पूछना है कुछ? सर एक चीज पूछनी है हम्म, सर, जैसे जब हम लोग ने 36 और 72 लिया था तो हम कह रहे थे कि पीडी सेम है तो फ्लो नहीं करेगा। सर अगर मतलब हम लोग को इंडिविजुअल प्लेट्स के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है ना, मतलब एक प्लेट हो सकता है कि दूसरी प्लेट से जो कनेक्टेड है उससे ज्यादा पोटेंशियल पे हो, पीडी तो सेम है जो वो मान लेते हैं। कैपेसिटर और बैटरी में ट्रांसफर ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल के बेसिस पे होता है। हाँ यस सर। इंडिविजुअल प्लेट के बेसिस पे नहीं होता। जी सर। सर केस 2 में आपने दोनों एक ही साइड ही मान लिया था सर, -Q माइनस और 48 -Q एक साइड हो गए थे। तो अपोजिट मान लो, वो अपने आप सब सही हो जाएगा। वैसे एक ही, चलिए फाइनल में दोनों प्लस एक तरफ ही आ जाएंगे। अच्छा ओके सर। हाँ वो, और क्वेश्चन देखो ना, 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन दिखा देखिए, एक कैपेसिटर चार्ज है 6 माइक्रोफैरेड ऑलरेडी चार्ज है, प्लस माइनस कुछ इस पे चार्ज होगा, मान लीजिए 60 माइक्रोकूलम, और इसको कनेक्ट करेंगे विथ सम बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से, और साथ में एक अनचार्ज कैपेसिटर से। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी, a charged capacitor 6 microfarad with 60 microcoulomb is connected to a battery and uncharged capacitor.
या तो ये लैंग्वेज होगी या फिर आपके सामने ये डायग्राम होगा, उसके सामने ये लिखा होगा द स्विच इज ओपन एंड नाउ इट इज क्लोज्ड। और हमें फाइनल चार्ज बताने इसके ऊपर क्या आएंगे। क्वेश्चन पहले देख लो क्लियर है कि नहीं, सोल्यूशन तो बाद में आ ही जाना है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर्ली क्लियर है। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Charged capacitor is being connected to uncharged capacitor along with battery। और पूछा क्या जाता है, फाइनल चार्जेस चेक करते हैं। स्टेटमेंट ध्यान देना, बैटरी से चार्ज डेवलप नहीं कर सकते आप, बैटरी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए होती है, तो चार्ज जनरेट करने के लिए नहीं होती। इसका मतलब टोटल चार्ज सर्किट में कितना रहेगा, 60 माइक्रोकूलम। ये ध्यान रखिएगा, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जनरेट करती कभी। तो मतलब देखो 6 माइक्रोफैरेड की राइट वाली प्लेट और 3 माइक्रोफैरेड की अपर वाली प्लेट, क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना रहे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप थ्योरी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम पे जाइए तो क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड है इन दो प्लेट्स का? Yes, sir. 6 Yes, sir. और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होना चाहिए। कितना चार्ज है इसके अंदर, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इनिशियल मोमेंट पर क्या चार्ज? -60। -60, क्योंकि यहाँ पर अनचार्ज है और ये -60 है। सो टोटल चार्ज इनसाइड दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज -60 माइक्रोकूलम, और वो कंजर्व होना चाहिए। यस सर। मतलब ये कि अगर इन दोनों प्लेट्स की बात करें, अगर हम सपोज करें यहाँ पर -Q चार्ज आया, यहाँ पर प्लस, किसी एक कैपेसिटर पे कोई एक चार्ज लेट करना होगा, किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज को लेट करेंगे। पोलैरिटी भी आप चाहो तो अपने हिसाब से लेट कर सकते हो, इधर माइनस मान सकते हो, इधर प्लस मान सकते हो, वो केवीएल लगाने पर सब कुछ सही हो जाएगा। यस सर। तो हमने एक कैपेसिटर पे चार्ज लेट किया और दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आना चाहिए। ये प्लेट और ये प्लेट क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो इनके टोटल चार्ज की वैल्यू -60 दिखनी चाहिए आपको। अब उसके लिए बताइए 3 माइक्रोफैरेड की ऊपर वाली प्लेट पर कितना चार्ज दिखाओगे? -60 प्लस -60 ये टोटल अभी भी -60 होना चाहिए, यानी यहाँ पर अब चार्ज दिखाना पड़ेगा आपको स्मॉल q -60, और उसका नेगेटिव चार्ज हम नीचे दिखा देंगे। एक पर लेट करो, किसी एक कैपेसिटर पर लेट करिए और बाकी के कैपेसिटर्स के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब लगाओ सर्किट में केवीएल। क्या इक्वेशन बनेगी इस सर्किट में केवीएल फॉलो करें अगर मान ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के? तो केवीएल के हिसाब से फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हो जाएगा -Q/6, सेकंड कैपेसिटर Plus Q minus. +Q-60/3, और यहाँ पर बैटरी भी साथ में है। बोलो Q कितना आएगा इसमें? इसीलिए मैंने बोल दिया था इस टाइप के जितने क्वेश्चन देखोगे वो फंडामेंटली दो प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन पे और केवीएल पर। अब जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि हम दो कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम्स में उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस को इक्वेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दो कैपेसिटर तक के लिए तो ठीक है। सर्किट में अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर या फिर बैटरीज भी लग जाएंगी तो हम पोटेंशियल इक्वेट करके तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉपर और जनरलाइज तरीका है वो हमेशा केवीएल रहेगा। निकाले Q की वैल्यू, हाँ Q की वैल्यू निकाले। तो ये -Q/6 नहीं होना चाहिए। +Q/6 होना चाहिए। प्लस सॉरी ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, वो मिस्टेक हुई थी। Sir, 52. 52 आ रही है सर। 52. 52. ठीक है, स्मॉल q इज 52, यानी यहाँ पर 52 माइक्रोकूलम, यहाँ -52 माइक्रोकूलम। अब देखिए स्मॉल q 52 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 52 -60, यानी कि इस प्लेट के ऊपर, वैसे तो मैंने इसको पॉजिटिव माना हुआ था, बट क्योंकि जब सॉल्व
हाँ, यानी यहाँ पर -8 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ पर +8 और चार्ज कंजर्वेशन जस्टिफाई हो जाएगा। +52 -52 -8 -52 और -8 ऐड होकर के वापस -60 यानी ये Yes, sir. हाँ, बस ये फॉलो करिए। हाँ, अच्छा इसमें जरा एनर्जी वाला एंगल देखते हैं। सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी क्या थी? सिस्टम की इनिशियल एनर्जी अगर देखी जाए, क्वेश्चन को जरा एनर्जी के पॉइंट से एनालाइज करिए। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम में जब जाओगे तो ऑब्वियसली इस कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी जो कि Q² डिवाइडेड बाय 2C लगा सकते हो, जो मेरे हिसाब से 60 × 60/12 300 माइक्रो 300 माइक्रोजूल एनर्जी इनिशियल है। फाइनल एनर्जी थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए होगी। फाइनली जब यहाँ पर 52 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो 52² टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इज 12 प्लस यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसका 8² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस। थोड़ा सा इसको आपसे हेल्प लेंगे। 52²/12 और प्लस 8²/6 को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर 236 236 सर 236 आ- 236 तो यहाँ पर 300 माइक्रोजूल, यहाँ पर 236 माइक्रोजूल। लेकिन साथ में जहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बैटरी कनेक्टेड वाले क्वेश्चंस में आपको अलर्ट रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट किया जा रहा है उस प्लेट पर पहले कितना चार्ज है आप देखें। अगर जो प्लेट बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट, जब ये स्विच बंद करेंगे तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट किया जाए उस पर +60 चार्ज था और फाइनल कैलकुलेशन में इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 52। यस सर। मतलब क्या हुआ, जिस तो वो हायर प्लेट पर, पोटेंशियल पे था बैटरी से। हाँ वो तो था, एनर्जी वाले पॉइंट से देखो ना, जिस प्लेट पर पहले +60 माइक्रोकूलम का चार्ज था वहां पर 52 माइक्रोकूलम का चार्ज आने का क्या मतलब हुआ कि क्या इस प्लेट ने चार्ज गेन किया है या चार्ज लूज किया है इसने। 6 माइक्रोफैरेड की लेफ्ट प्लेट लूज किया लूज किया है। कितना कितना 60 से 52 हो गया, कितना लॉस, 8 माइक्रो। इसने 8 माइक्रोकूलम चार्ज लॉस किया अपना। इसका मतलब इसने चार्ज बैटरी को रिटर्न कर दिया होगा। इस कैपेसिटर ने 8 माइक्रोकूलम इस बैटरी को रिटर्न किया और जो चार्ज बैटरी को रिटर्न किया वही चार्ज आगे जाकर के 3 माइक्रोफैरेड की लोअर साइड पे चला गया। इस बात को समझना, बैटरी चार्ज क्रिएट नहीं करती है, वो सिर्फ एक काम करती है, पहले भी आपको बताया था, प्लस और माइनस टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्ट हो जाती है एक में से इलेक्ट्रॉन को दूसरे में ट्रांसफर करना होता है। यही काम है बैटरी का। तो ये बैटरी इस कंडक्टर में से इस कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफर कर रही है। कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम दिस कंडक्टर टू दिस कंडक्टर, और इसीलिए इस प्लेट पर +8 का चार्ज आ भी रहा है आपका। 52 - 60 -8 और बाहर माइनस, इसीलिए यहाँ पर +8 दिखा रहे हो, Yes. क्योंकि यहाँ से 8 माइक्रोकूलम को बैटरी ने निकाल लिया और उसने इस प्लेट को ट्रांसफर कर दिया। ये काम है इस बैटरी का। तो इसको करने में बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा और पूछा जाए कि वर्क डन बाय दिस बैटरी कितना है 48 तो सुनना, बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर कर रही है इस क्वेश्चन के अंदर। चार्ज जो इस बैटरी से ट्रांसफर हो रहा है 8 हो रहा है। Micro. यहाँ पर अभी तो आप बोल रहे हो बट आगे के क्वेश्चंस में गलती करते हैं लोग, 52 ले लेते हैं। यहाँ 52 है, इसका मतलब 52 माइक्रोकूलम इस बैटरी ने ट्रांसफर किया, नहीं। 60 वाली प्लेट, फॉर्मूला से भी क्लियर है सर कि कितना फ्लो कर रहा है बाद में हाँ, बैटरी के थ्रू। तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से ट्रांसफर हो रहा है। तो दैट 8 माइक्रोकूलम वर्क डन बाय बैटरी के केस में फॉर्मूला होता है कितना चार्ज बैटरी ने ट्रांसफर किया है मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 8 × 6 प्लस इसमें एक साइन कन्वेंशन और, ये जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है बैटरी, क्या ये इसकी नॉर्मल टेंडेंसी है? सर यहाँ आप, माइनस लगाएंगे।
चार्ज बैटरी को रिटर्न कर रहे हो, चार्ज बैटरी को रिटर्न करने का मतलब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी एक नेगेटिव साइन का होगा, नेगेटिव इसको भी डन है, क्वांटिटी आएगी। इस पे ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन। यस सर। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मतलब प्लस माइनस का कंफ्यूजन है अगर वर्क डन बाय बैटरी का, वैसे तो थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, व्हेनेवर द चार्ज इज रिटर्न टू द बैटरी वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप एक सीधा सा रूल लगाइए, बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का फाइनल चार्ज बताएं कितना है, प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड वाली प्लेट का फाइनल चार्ज 52 माइनस उस प्लेट पर इनिशियल चार्ज 60। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑटोमेटिकली साइन एडजस्ट हो जाएगा, सेम आ गया। यस यस सर। ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा ना। अगर इस प्लेट पर मान लो 66 होता, पहले 60 और बाद में 66 होता, तो नेचुरली यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट के फाइनल चार्ज में से उसका इनिशियल चार्ज लेस कर दें और उसको बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करिए, वर्क डन बाय बैटरी का साइन ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब इट इज माइनस ऑफ 48 माइक्रोजूल। अब इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या दोगे, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आने का सिग्निफिकेंस कि क्या बैटरी एनर्जी वर्क अपनी लॉस कर बैटरी रही है, नहीं कर रही है, वो अब्सॉर्ब कर रही है उल्टा एनर्जी। हाँ, तो कितना कितना एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब बैटरी 48 माइक्रोजूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। और वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, बिकॉज एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं, 48 माइक्रोजूल अगर बैटरी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकती हो, कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ने लॉस कितना किया था, 300 माइक्रोजूल कैपेसिटर का था, वो 236 हो गया, 64 माइक्रोजूल। कितना लॉस हुआ देखिए 64। कैपेसिटर, हाँ, कैपेसिटर्स ने 64 माइक्रोजूल लॉस किया, उस 64 में से 48 बैटरी के पास चला गया, अब बचा क्या आपके पास, तो कैपेसिटर की बाकी लॉस फिर हीटिंग में चला गया होगा, बाकी हीट में चार्ज में। बाकी हीट के फॉर्म में। सर इसी को हम लोग कहते हैं कि बैटरी में लोड कैसे काम करे। हाँ, बैटरी एज अ लोड काम कर रही है, यानी इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि हीट कितनी जनरेट हुई है, तो 64 माइनस 48। और इसका प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस change of the energy of capacitors, which means the work done by battery minus final energy of capacitors minus initial energy of capacitors, ऑटोमेटिकली आपका साइन एडजस्ट होता रहेगा। और मैंने वर्क डन बाय बैटरी को भी बता दिया, वर्क डन बाय बैटरी को निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप साइन कन्वेंशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। बट ये फाइनल इनिशियल चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाली प्लेट पर देखोगे, आंसर बताएं इस क्वेश्चन में हीट लॉस कितना हुआ है, 16 माइक्रोजूल इस क्वेश्चन में हीट लॉस है। हटाएं इसको? यस सर, समझ आ यस गया। सर। यस सर। यस ठीक है, साइन कन्वेंशंस में ही प्रॉब्लम आएंगे और कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, वर्क डन बाय बैटरी के साइन कन्वेंशन में सबसे ज्यादा दिक्कत है। एक और एग्जांपल देखो, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्विच 1 है और यहाँ पर स्विच 2, कैपेसिटेंसेस यहाँ पर C मान लेते हैं, यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस 3C और यहाँ पर आपका 6C कैपेसिटेंस।
ये इसको 2C कर दे रहे। जो 2C वाला कैपेसिटर है वो चार्ज है प्लस माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V0 से। ये बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस की है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2V0 है और इस बैटरी का भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4V0 है। फाइव V0 और बाकी के ये दो कैपेसिटर्स अनचार्ज है। मतलब ये इनिशियल स्टेटस दिया जा रहा है आपको। इनिशियल स्टेटस में एक कैपेसिटर चार्ज है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, बैटरीज के पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन है, ये दोनों कैपेसिटर्स अनचार्ज। क्वेश्चन ओके है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब पहला क्वेश्चन है, फाइनल चार्ज बताना है आपको। व्हेन द स्विच 1 इज क्लोज्ड बट स्विच 2 इज नॉट क्लोज्ड, ओनली स्विच 1 इज क्लोज्ड, ओनली द स्विच 1 इज क्लोज्ड, S2 is not closed, what will be the final charges? देखिए, अभी हमने क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन के दो फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, आप बताओ। आंसर सॉल्यूशन छोड़ दो आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल वर्किंग की क्या है? चार्ज कंजर्वेशन एंड केवीएल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल और कहाँ लगा पाएंगे? प्रिसाइजली आप ये भी कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह सकते हो कि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन के साथ साथ चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है और केवीएल लगा रहे हो। सर्किट्स की एक सबसे मेजर प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्जेस तभी रीडिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं जब सर्किट पूरी तरीके से क्लोज हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज पाथ होना कंपलसरी है। हमेशा कहा गया कि कभी भी ओपन सर्किट्स में करंट फ्लो नहीं करती। तो अगर हम स्विच 1 को क्लोज कर देते हैं बट यहाँ पर ओपन रखते हो, इस पॉइंट को ओपन रखिए, Circuit closed नहीं है। सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट क्लोज ना होने से कोई करंट स्टेब्लिश नहीं होगी। इसका मतलब ना कोई करंट स्टेब्लिश नहीं होने का मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। जिस प्लेट पर जितना चार्ज है वो एज इट इज बना रहेगा। मतलब अगर ये 0 0 है तो ये 0 0 रहेंगे, ये अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आने वाले, एज इट इज, इट विल रिमेन एज इट इज। एक्चुअल में सर्किट्स में ओपन स्विच का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन स्विच कॉल्ड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में आप ओम्स लॉ भी फॉलो कर लोगे तो करंट भी फ्लो कर सकता कभी। सो पहले पार्ट का आंसर तो सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने के लिए था, नथिंग, नो चेंज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड। अब आपका आंसर क्या आएगा? नाउ वी क्लोज बोथ स्विचेस, यानी कि सर्किट पूरा हो गया, अब चार्ज फ्लो करेंगे, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। चलिए बताएं, फाइनली कितना कितना चार्ज कौन कौन से कैपेसिटर पर दिखाएगी? सर इनिशियल चार्ज जो था वो V0 into 2C था, तो वही कंजर्व भी रहेगा। सही है। ऑब्वियसली बैटरी से चार्ज तो डेवलप होने से रहा। इसमें क्या होगा, ये जो 2C की लेफ्ट प्लेट और 3C की अपर प्लेट है, ये आपस में कनेक्ट हो रही है। बड़ा सिंपल रूल है यार, जिन प्लेट को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो उन प्लेट के टोटल चार्ज की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है वो आप चेक करें। इन दोनों प्लेट के टोटल चार्ज की इनिशियल वैल्यू, यहाँ का चार्ज और यहाँ टोटल चार्ज ऑन दीज टू प्लेट जिनको आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं, 2C V0 पर टोटल उतना ही रहना है। हाँ, मैंने कहा किसी एक कैपेसिटर पे लेट करेंगे, दूसरे पे क्या दिखाएंगे आप? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल के हिसाब से इस 3C की अपर प्लेट 2C V0 माइनस क्यू और उसका नेगेटिव आप नीचे दिखाओ। अब 3C की लोअर प्लेट और 6C की लेफ्ट प्लेट, लोअर ऑफ 3C
and left of चार्ज का सम 0 नो चार्ज। इनका आपस में जीरो connect होना हुआ है। चाहिए सम, बट यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव 2c प्लस तो इनका क्योंकि इन दोनों का टोटल 0 आ रहा है, टोटल ऑफ these two 0, वो यहाँ पर भी इनके टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो जितना आपने यहाँ माइनस दिखाया उतना यहाँ प्लस कर दे, और इसी का नेगेटिव यहाँ पर प्लस। ये हो गया आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन। और आपके बाद केवीएल लगा दो यस क्लॉकवाइज चल के केवीएल फॉलो कर लेते हैं। यस सर Q by 2C चेक करेक्ट करना है अगर कोई गलती होगी। देन प्लस 2V0 माइनस 5V0 माइनस 2CV माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 6C एंड माइनस 2CV माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 3C इक्वल टू 0। करेक्ट कर देना अगर कोई गलती हुई है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन सही है सर। चलिए, तो Q कितना आएगा फिर? सही है तो अगर Q की वैल्यू फोर सी वी नॉट 4CV0 हाँ, स्मॉल q विल कम एज 4CV0 सही आंसर है। तो इसमें यार याद करने वाला ऐसा लग रहा है क्या तुम लोगों को? कुछ याद करना पड़ रहा है इसमें? नो सर ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर अब प्रॉब्लम आती है जब इस क्वेश्चन में एनर्जी वाला एंगल घुस जाता है, तो दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। और वो भी उनको दिक्कत आती है जिन्होंने साइन कन्वेंशंस को प्रॉपर्ली समझा ही नहीं। एक एक करके देखता हूँ। इस 2V0 की बैटरी ने क्या वर्क किया, नोटिस करिए, वर्क ऑफ दिस बैटरी। तो आंसर क्या है? 2V0, और ध्यान से मल्टीप्लाइड बाय इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट पर पहले कितना चार्ज है? प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का पहले वाला चार्ज माइनस 2C और उसमें फिर माइनस करो, बाद में इस प्लेट पर कितना चार्ज है? माइनस माइनस 4C माइनस, तो माइनस 4CV0। ये इस बैटरी का वर्क विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आ जाएगा, जो कि नेगेटिव ही आ रहा है। माइनस 4CV0 होगा तो प्लस सर पहले फोर्स, वो माइनस लेकिन सर माइनस फाइनल वो माइनस plus इनिशियल रहेगा। होता है। प्लस यहाँ 4 sorry, यहाँ प्लस 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 प्लस, इसका मतलब आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा। यस यस सर ठीक है, यस ओके। इस 5V0 का वर्क, तो इट इज 5V0 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ इसके प्लस टर्मिनल से जिस प्लेट को पहले कनेक्ट किया गया था वहां 0 चार्ज, माइनस उस प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का अब कितना चार्ज लिखे, यहाँ पर जो चार्ज है माइनस में है 2CV0 माइनस Q। सर 2CV0 2CV0 माइनस में कि प्लस में? ये देखो सर प्लस में प्लस में प्लस में 2CV0 हाँ, तो प्लस में 2CV0 है, यानी यहाँ पर आपका आंसर माइनस। सर वो प्लस में सर तो वो प्लस 2 प्लस है सर, प्लस 2 है सर वो। फाइनल वैल्यू प्लस है। नहीं सर, आपने जो लिखा है सही है सर, सही है। सर जो माइनस लिखा में है, जो लिखा है सही है, नहीं आएगा सर वो। सही है, सही है। एकदम सही है सर ये। सर सही है जो आपने लिखा है अभी वो। पक्का सर सही है। हाँ तो yes, माइनस 10CV0 स्क्वायर। देखो जल्दी से, मैं तो कह रहा हूँ जरूरी थोड़ी कि मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि बताओ सही है कि गलत है। साथ में ये भी मालूम चलता है समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सर जो बैटरी वाला वर्क निकालते हैं उसमें चार्ज में इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं ना सर? वो गलत लिखा है, उल्टा लिखा फाइनल माइनस इनिशियल। सर है। वो आपने प्लस 10CV0 सर आपने सर वही सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी स्टार्टिंग से सर आप सॉरी, इनिशियल माइनस ना फाइनल ना कर रहे गलती हो गई यहाँ पर हैं। सर फाइनल ऊपर रखेंगे। वाला भी गड़बड़ है।
हाँ तो ये भी इसमें आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा था। उसमें सॉरी minus- इसीलिए गड़बड़ हुआ है, इसमें भी मिस्टेक हो गई, इसमें इनिशियल में से फाइनल कर दिया है, तो एक माइनस साइन बाहर लगा देते हैं ना, ये माइनस में आ जाएगा फिर यहाँ पर। और यहाँ पर फाइनल चार्ज देखेंगे तो फाइनल चार्ज हमारा जो यहाँ पर आ रहा है वो सर वो प्लस 2, हाँ प्लस 2c v नॉट प्लस, अब ठीक है यस सर। ओके। इन दो के बाद अब आप जरा कैपेसिटर्स के एनर्जी में चेंजेस निकालिए, कैपेसिटर की एनर्जीज में क्या चेंजेस है। तो पहले वाले सर्किट में हमारी इनिशियल एनर्जी इन ऑल द कैपेसिटर्स, इनिशियल एनर्जी इन दिस कैपेसिटर प्लस दिस कैपेसिटर प्लस दिस कैपेसिटर, तो इनमें एनर्जी है ही नहीं, अनचार्ज है, एनर्जी इसके पास है, और हाफ इनटू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं जब सबके चार्ज कैलकुलेट कर दिए गए। इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2C करके। तो देखो एक्सप्रेशन लिखेंगे, बताना Q की वैल्यू 4C V नॉट, 4C V नॉट इसका चार्ज है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस, 4c v नॉट स्क्वायर 4C V नॉट स्क्वायर इस कैपेसिटर की एनर्जी है प्लस 3C, यहाँ पर 4C V नॉट रखेंगे तो यहाँ पर 2C V नॉट का चार्ज है, 2C V नॉट का चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस, 8/3 आएगा सर। चेक कर लो यार इसमें। टू बाई थ्री, सर 2/3 यस सर 2/3। हाँ सर 2/3 2/3 और प्लस तीसरे कैपेसिटर में इस वाले में 2C V नॉट माइनस Q नॉट, यानी कि यहाँ पर भी 2C V नॉट का चार्ज आएगा इसमें और 1/3 उसका स्क्वायर 1 by 3 4/12 1/3 यानी C V नॉट स्क्वायर बाय 3, तो टोटल हो गया आपका 5C V नॉट स्क्वायर यस सर टोटल। अब इस क्वेश्चन में हीट लॉस कितना हुआ होगा, हीट लॉस, तो हीट लॉस के लिए आप ये लगाओ दोनों बैटरीज के वर्क यानी कि W1 प्लस W2 और माइनस चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, और इन सब में साइन कन्वेंशन आएंगी। तो वर्क डन बाय फर्स्ट बैटरी इज माइनस 4C V नॉट स्क्वायर, वर्क डन बाय सेकंड बैटरी इज प्लस 10C V नॉट स्क्वायर माइनस डेल्टा U which is the final minus initial, so final is 5C V नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी 4C V नॉट स्क्वायर। अब ये जो भी आपका आंसर आ जाएगा ये हीट लॉस है सर्किट का। सर इनिशियली C V नॉट स्क्वायर है। यस सर। क्या चीज, इनिशियली c v नॉट स्क्वायर सर y सर वो आपने डायरेक्टली डिफरेंस ही निकाल के लिख दिया वहाँ पे 4c v नॉट अरे स्क्वायर। ये लिख दिया, वो दिख नहीं रहा है इस समय ना, हाँ यस सॉरी ये C V नॉट स्क्वायर, यही पे कह रहे थे ना, ये वाली गलती। यस 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 सर। आप सही है, पूरा आंसर कितना आ रहा है वो कंफर्म करो। 4C V नॉट प्लस 2c v नॉट स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये हीट लॉस। चलो खैर ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक पार्ट हो गया पर ये अरेंजमेंट वाले। इसमें बड़ी मिस्टेक होती है, अब आपके सामने मैं कर रहा हूँ अभी से मिस्टेक हो जा रही है, तब लिखना ये है, देखिए रहा हटाए इसको। यस सर हाँ सर। यस सर यस सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक में है उसमें एनर्जी वाला एंगल, तो उसका प्रॉब्लम देखो क्या है। इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोलूंगा पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर of capacitance C naught is connected to a battery of a potential difference V naught। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको लिखवा भी रहा हूँ। A parallel plate air capacitor, capacitance C naught connected to a battery of potential difference V naught।
The battery is now disconnected. The battery is now disconnected. And then a dielectric is inserted between the plates of capacitor. Then a dielectric slab is inserted between the plates of capacitor. ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसमें पहले डिस्कशन मोड में चलते हैं। कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी क्या रखोगे आप? इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ सी नॉट वी नॉट हाफ सी नॉट वी नॉट एंड फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर। q स्क्वायर बाय 2c लगा देंगे। टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। देखिए इस बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Yes. और चार्ज आएगा सी नॉट वी नॉट का। उसके बाद बैटरी हटा करके अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसमें बैटरी हटाने के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस तो चेंज हो जाएगी। कैपेसिटेंस विल नाउ बी k टाइम्स सी नॉट, नया कैपेसिटेंस आएगा। सेम रहेगा। चार्ज चार्ज तो सेम ही रहेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा वी नॉट। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वो सब बिल्कुल सेम डिपेंड्स हो जाता है। तो सेम चार्ज बट कैपेसिटेंस चेंज हो गई है। तो अब इसकी जो नई एनर्जी होगी वो q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस। तो q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस न्यू कैपेसिटेंस, यानी ये आंसर आपका आ जाएगा सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2k। यस और k 1 से ज्यादा होता है, ये ऑब्वियस है कि k की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है। तो इसका मतलब फिर से कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी लॉस की है। तो अब उसको कहाँ जस्टिफाई करोगे इस बार? जो कैपेसिटर की एनर्जी लॉस हुई है, मतलब की एनर्जी जो कैपेसिटर से कम हो रही है, वो फिर किस फॉर्म में जारी होगी? पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक की वजह से कम हो गई। पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। पोलराइज कर वही रहा है। डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज हाँ। कराने में। पोलराइज कराने में। हालांकि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो हम ये इस इंसर्शन प्रोसेस को, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन प्रोसेस को हम एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मानते हैं। बहुत धीरे धीरे। इनफाइनाइटली स्लो। मतलब हाँ, काइनेटिक slow- एनर्जी का मतलब जीरो ही रहती है। हाँ, बिकॉज अगर फास्ट इंसर्ट करेंगे तो उसमें मोशन आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म आएगा। तो हम इसको बहुत ही स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह चीजों को नेगलेक्ट कर रहे हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को नेगलेक्ट किया जा रहा है। पूरी प्रॉब्लम न तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात करेंगे, ना ही हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के मोशन के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी की कोई बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि जो डाइलेक्ट कैपेसिटर की ये दोनों प्लेट्स होती हैं, ये डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। A force on dielectric will be present. डाइलेक्ट्रिक पर जो फोर्स आएगी, अब इसको अगर आप क्वासी स्टैटिक यानी कि स्लो इंसर्ट करना चाह रहे हो, बिना किसी एक्सेलरेशन के अंदर लाना चाहते हो, तो इस फोर्स को, जो ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ये दोनों प्लेट लगा रही हैं, इनके अपोजिट डायरेक्शन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। यस सर। और वो नियरली इस फोर्स के बराबर आएगी। जितना फोर्स यहाँ लगा है ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होनी चाहिए। दोनों फोर्सेस नियरली इक्वल हो ताकि ये धीमे धीमे अंदर जाए। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो बाहर की तरफ काम कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डिस्प्लेसमेंट यानी कि मूवमेंट अंदर की तरफ हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स और मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में है। कैसा वर्क कर रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट? नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव वर्क है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वर्क, बिकॉज वर्क इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब सर उसको एनर्जी मिल रही होगी। हाँ, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक नेगेटिव वर्क मतलब एक्सटर्नल पर्सन इज डूइंग नेगेटिव वर्क, तो इसका मतलब वो एनर्जी डोनेट करने वाला आदमी है या फिर वो एनर्जी का रिसीवर है? रिसीव कर रहा है। रिसीव कर रहा है, मतलब दिस एक्सटर्नल पर्सन विल रिसीव द एनर्जी।
कहाँ से? एक्सटर्नल पर्सन कहाँ से एनर्जी को रिसीव करेगा? नेचुरल सी बात है, जो कैपेसिटर से रिड्यूस हुई है। कैपेसिटर से। हाँ, तो जो कैपेसिटर से लॉस हुआ है, ये देखिए इनिशियल माइनस फाइनल, व्हिच इज द लॉस इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इट goes into the surrounding. It goes into the surrounding. सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, मान लीजिए एक कोई बंदा है, वो अपने हाथ से पकड़ करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल रहा है, तो उस पर्सन के पास एनर्जी निकल जाएगी, उस पर्सन में एनर्जी घुस जाएगी। UI minus UF, it goes into the surrounding. मतलब सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ गई। सराउंडिंग का मतलब एक्सटर्नल पर्सन की एनर्जी बढ़ गई, उस एक्सटर्नल फोर्स की एनर्जी बढ़ गई होगी जिसने इसे डाइलेक्ट्रिक को अंदर जाने में हेल्प की। सर ये एक और बार रिपीट कर दीजिए एक साथ प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के प्रोसेस में, क्योंकि नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इन दोनों प्लेट्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम कोई चीज छोड़ दें और मान लो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो हमको अगर उसको नीचे धीमे धीमे लेके जाना है, मतलब आप इसी चौक को चाहते हो कि ये नीचे जाए लेकिन धीमे धीमे जाए, क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? ऑपोज करना पड़ेगा। अगर हम छोड़ दें इसको, तो सबको पता है कि छोड़ने के बाद ये एक झटके छोड़ने के बाद ग्रेविटी की वजह से वो एक बार में नीचे भी चला जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि ये बहुत धीमे धीमे जाए, तो इसको मुझे होल्ड करना पड़ेगा ना, होल्ड करके और धीमे धीमे नीचे ले जाना पड़ेगा पकड़ करके। यस। तो मैं इस प्रोसेस में मैंने क्या काम किया होगा? अगर मैं इसको होल्ड करके नीचे ले जा रहा हूँ, तो मेरा काम कितना है? तो एक्चुअल में तो ग्रेविटी नीचे होगी, इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इसको पकड़ने में, वो फोर्स ग्रेविटी वाली फोर्स के जस्ट अपोजिट फोर्स होगी। यस। तो सिमिलरली यहाँ पर ग्रेविटी तो नहीं है, बट फिर भी डाउनवर्ड फोर्स है बिकॉज ऑफ द प्लेट्स। उन डाउनवर्ड फोर्स के अपोजिट एक पर्सन को पकड़ करके इसे डाइलेक्ट्रिक को ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो भी ये पर्सन होगा जिसने इसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया होगा, उस पर्सन की बॉडी में एक एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी फ्रॉम दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर से पर्सन में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर को हम एनर्जी का बैंक कह सकते हैं कि एनर्जी बैंक था, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी निकाल करके इस बंदे को दे दिया जाएगा जिस बंदे ने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की होगी। यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है सर, तो यहाँ पोलराइजेशन कहना सही होगा ना? लेकिन क्या चीज? ये पोलराइजेशन का आर्गुमेंट देना सही होगा कि नहीं? पोलराइजेशन की वजह से तो फोर्स आई है। यस। पोलराइजेशन की वजह से फोर्स आई है, हाँ, बट पोलराइजेशन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है, उसमें एनर्जी लॉस नहीं हुई, तब ये मान के चलते। हाँ सर। चलिए, सर वैसे आपके ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट करने के पीछे कोई वजह है कि बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया है? कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मतलब हम उस, चलिए नाउ सिर्फ कैलकुलेशन आसान की है, अदरवाइज तो ग्रेविटी काइनेटिक्स सब डाल दो आप। अब पांच छह तरीके की एनर्जी अगर एक ही प्रॉब्लम में आएगी तो उसमें दिक्कत आप लोग को होगी, हमें नहीं होगी। सर एक लास्ट आर्गुमेंट लेंगे फिर। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगेन द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। दिस टाइम द बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, मतलब विदाउट डिस्कनेक्टिंग दिस बैटरी a dielectric slab is inserted. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करिए बट बैटरी की प्रेजेंस में। चलिए अब बताने जरा इसको डिस्कस करो। कैपेसिटेंस ऑब्वियसली बदल जाएगी, KC नॉट हो जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी बताएं, इसे इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। फाइनल हाफ और अब की बार याद करिए बैटरी कनेक्ट होने की कंडीशंस में
पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, बट चार्ज इन कैपेसिटर पे ज्यादा हो जाएगा। K K times times हो जाएगा। हाँ, पहले यहाँ पर प्लस सी वी नॉट का चार्ज रहा होगा, यहाँ माइनस रहा होगा। अब यहाँ पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो के टाइम्स ज्यादा होगा, बिकॉज कैपेसिटी बढ़ गई ना इसकी। Yes, sir. तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो बैटरी उसको ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर देगी। सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बढ़ रही है इस केस में, और जबकि पिछले वाले केस में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कम हो रही थी। जबकि प्रोसेस दोनों में एक ही है, कि दोनों में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, बट एक केस में कैपेसिटर की एनर्जी डाउन हो जाती है और एक केस में कैपेसिटर की एनर्जी अप हो जाती है। यहाँ पर कैपेसिटर की एनर्जी बैटरी वर्क कर रही है। बैटरी वर्क करे ना चार्ज देने। हाँ ठीक है, यही चीज पिछले क्लास में भी कहा था कि बैटरी जब कनेक्ट हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है वहां पर, राइट? यस और ठीक, और बैटरी, हाँ, तो कैपेसिटर की एनर्जीज में क्या इंक्रीमेंट हुआ अगर पूछा जाए, इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी। अगर ये कैलकुलेट करने को दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनल में से इनिशियल वाले को लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हाफ k माइनस 1 टाइम्स सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। और वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सेम कंसेप्ट है कौन, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड प्लेट का इनिशियल चार्ज, और ये पॉजिटिव में आएगा, यानी बैटरी का वर्क पॉजिटिव में आ रहा है और वो आ रहा है k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है, बैटरी का पॉजिटिव वर्क आने का मतलब जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो बैटरी से हो रहा हो। किसी का भी वर्क, जब किसी का वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब वो एनर्जी डोनर है। पॉजिटिव वर्क आने का मतलब डोनर ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वर्क आने का मतलब एक्सेप्टर ऑफ एनर्जी। बैटरी का वर्क पॉजिटिव यानी बैटरी इज डोनेटिंग एनर्जी, लेकिन बैटरी ने जितना एनर्जी डोनेट किया साफ दिख रहा है कि उतना एनर्जी हमारे कैपेसिटर्स में नहीं जा रहा है। कैपेसिटर्स के अंदर जो आधा हो रहा है, इसका आधा जा रहा है, इसका मतलब आधा कहीं और जा रहा है। वो डाइलेक्ट्रिक घुसाने में सर हीट एनर्जी भी जा सकता है। हीटिंग इफेक्ट इसमें नहीं होंगे, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन प्रॉब्लम तो डाइलेक्ट्रिक ही लाना पड़ेगा ना, उसमें ही चला नहीं वो जाएगा। बता दे, एक मिनट बता दे इसको। सर हीट इफेक्ट दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हीटिंग इफेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस में हीटिंग इफेक्ट नहीं आएंगे। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन में हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय दिस बैटरी सी वी नॉट और के सी वी नॉट, यानी कि इस बैटरी ने कुछ एडिशनल चार्ज ट्रांसफर किया यहाँ पर। और कितना एडिशनल चार्ज ट्रांसफर किया बैटरी ने इस पूरे प्रोसेस में, अगर पूछे जाए एडिशनल ट्रांसफर ऑफ चार्ज T0 into K minus 1। चार्ज ट्रांसफर भी हो गया बट बिना किसी हीटिंग इफेक्ट के, ये अजीब बात है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्रॉस नहीं हुआ इसलिए नहीं वो बात नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, वो बात नहीं है। वैसे सीवी क्वेश्चन में मैथमेटिकली आ गया था, फिजिकल मतलब में बच था 44 क्वेश्चन। हाँ वो सभी में एक्चुअली मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रीजनिंग में आती है। फिर बहुत सी प्रोसेस क्या मान रहे हो आप, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के प्रोसेस को क्या माना जा रहा है, फास्ट या फिर एक स्लो प्रोसेस? स्लो प्रोसेस। एडिशनल ट्रांसफर ऑफ दिस चार्ज इज डन एट वेरी स्लो रेट, यानी चार्ज को फ्लो तो किया गया बट नेग्लिजिबल रेट पर। डेफिनेशन ऑफ करंट क्या कहती है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग। चार्ज के फ्लो करने का रेट टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, मतलब कि इस सर्किट में जो करंट आएगा वो ऑलमोस्ट टेंड्स टुवर्ड जीरो होगा, टेंडिंग टू द जीरो वैल्यू। और जब नेग्लिजिबल करंट किसी वायर में जाएगी तो उसका हीटिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली जीरो होगा, बिकॉज हीट को कैलकुलेट करने का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो आपका आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। हाँ तो ये लॉजिक है इसको, बिकॉज नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी इसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए, मतलब बहुत समय लग जाएगा इस चार्ज को ट्रांसफर करने में, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब बहुत धीमे धीमे करंट आ रही, ना के बराबर करंट आ रही। सर हीटिंग इफेक्ट एक मिनट, हीटिंग इफेक्ट एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगा,
बिकॉज उसको तो आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, बट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। हाँ, आप पूछो क्या कह रहे हैं। सर ये कैसे बोल रहे हैं कि सर वो जो रेट होगा सर वो बहुत स्लो होगा, क्योंकि सर वो जितने टाइम में डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा उतने टाइम में तो करंट भी मतलब उतना ही हो जाना चाहिए, मतलब वो पहुंच जाएगा चार्ज। डायरेक्टली में तो लिखे दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक को लाने का टाइम ज्यादा है, बिकॉज प्लेट्स काफी बड़ी होती है, प्लेट्स की लेंथ अराउंड 1 मीटर की होती है। 1 मीटर आपके सामने अगर मैं इस चौक को 1 मीटर नीचे लेके जाऊं और एकदम धीमे 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 इतना धीमे कि आपको लगे कि ये मूव ही नहीं कर रहा। क्वासी स्टैटिक का मतलब यही होता है, मतलब इसको मैं धीमे धीमे नीचे ले जा रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा कि ये नीचे जा रहा है, बट ये नीचे जा रहा है, जा रहा है नीचे, आपको लग रहा है कि ये नीचे मूव कर रहा है। यस यस, नहीं सर मतलब नहीं लगा। अब अगर मैं इसी स्पीड से 1 मीटर नीचे जाऊं तो मुझे कितना समय लगेगा? अच्छा खासा, मतलब मिनट्स लग जाएंगे मेरे को। यस यस और चार्ज माइक्रोकूलम्स में, माइक्रोकूलम का चार्ज मिनट्स में ट्रांसफर कर रहे हो आप। चार्ज अपॉन टाइम इज द करंट, माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। सोचो कैसा करंट आएगा ये। सब कुछ प्रैक्टिकल। हाँ, तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट को नेगलेक्ट किया गया डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन प्रोसेस में। सर ये आर्गुमेंट HCV के 44th क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, मतलब उसमें था कि एक प्लेट को धीरे धीरे एकदम खींचा जा रहा है, तो मतलब अगर धीरे धीरे खींचा जा रहा है तो धीरे धीरे चार्ज आएगा, यही सेम आर्गुमेंट। कितने? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जो हमारे बैटरी का वर्क जो कि ज्यादा है और कैपेसिटर के अंदर उसका ये पूरी एनर्जी तो कैपेसिटर में जा नहीं रही, तो अब की बार इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि वर्क डन बाय बैटरी एंड माइनस द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, ये हीटिंग इफेक्ट नहीं, इतना वर्क आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, कैपेसिटर ये सराउंडिंग की एनर्जी हुई। दिस मच एनर्जी गोज इनटू सराउंडिंग, यानी कि एक तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड है। यस सर। वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, स्टेटमेंट डन है ना। वर्क इज सराउंडिंग का मतलब किससे कर रहा हूं मैं? सराउंडिंग मींस व्हाट? किसको सराउंडिंग कह रहे हो आप यहाँ पर? मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट डाइलेक्ट्रिक को ला रहे हैं, जो, हाँ, जो डाइलेक्ट्रिक पर ऊपर की तरफ अपना फोर्स लगा रहा होगा वो सराउंडिंग है। एक्सटर्नल पर्सन मैन्युअली भी कर सकते हैं कि हाथ से पकड़ के नीचे ले जा रहे हैं, तो जिसने हैंड होल्डिंग की होगी उस हैंड होल्डिंग वाले पर्सन के लिए कह सकते हो कि वो सराउंडिंग है, उस पर्सन में एनर्जी जा रही है। ठीक, और दो प्रॉब्लम ये हो गए इंसर्शन। इसी का एक कैटेगरी जैसे भी बता रहे कि HCV में एक क्वेश्चन है, ये लोग बोल रहे 44 नंबर शायद, उसमें क्या करा गया है देखो। अब मैं आपको ना 2 क्वेश्चन दूंगा एक साथ, आप बताना इसको। पैरेलल में मैं 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मुझे बताना इसमें क्या फर्क आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है बैटरी से, C0 कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V0, सेकंड भी सेम कंडीशन है। दोनों ही केसेस में हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करने वाले, दोनों ही केसेस में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बट करने क्या जा रहे हैं? पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने जा रहे हैं इसमें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड वाले केस में दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको रिड्यूस करेंगे, प्लेट सेपरेशन को रिड्यूस करेंगे, और वो प्लेट सेपरेशन जो पहले D था उसको रिड्यूस करके हाफ कर देंगे। प्लेट सेपरेशन रिड्यूस्ड,
टू हाफ। क्या दोनों का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सेम नहीं है? Yes, sir. Yes. Inserting a dielectric constant of K2 or reducing the plate separation by half value, बताइए क्या दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस डबल नहीं हो जाएगी? यस सर। ठीक है, तो एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है। एंड रिजल्ट ये है कि यहाँ पर भी कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, एंड रिजल्ट ये है कि यहाँ पर भी कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। यस सर। और एक प्रॉब्लम और दिखा देंगे इसमें। यहाँ पर भी एक सी नॉट कैपेसिटेंस है। यहाँ पर ना तो हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ना ही हम प्लेट सेपरेशन को चेंज करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया हुआ है, बट पहले वो स्विच ओपन था, मतलब ऑफ था, उसको ऑन कर देंगे। क्या यहाँ पर भी नेट कैपेसिटेंस 2 C0 हो जाएगी? Yes, sir. यस यस सर। स्विच तो इसका मतलब, अब आप समझिए, इसका मतलब कैपेसिटेंस को बदलने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। भाई अल्टीमेटली अगर हम बेसिक रूल पे जाए ना, तो बेसिक रूल में जितने भी क्वेश्चन सर्विस तुम सामने कर रहे हो, उन सब में एक ही चीज होती है, बाय सम मेथड वी आर चेंजिंग द कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो तो आप, आइदर बाय इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और बाय चेंजिंग द प्लेट सेपरेशन और बाय कनेक्टिंग मोर कैपेसिटेंसेस। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तीनों का एंड रिजल्ट एक है, कैपेसिटेंस तीनों में 2 C0 हो जाएगी। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की वजह से, यहाँ पर प्लेट सेपरेशन की वजह से, वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, कॉज कोई भी हो। जरा तीनों प्रॉब्लम्स को एनालाइज करिए। बैटरी क्या वर्क करेगी इन तीनों प्रॉब्लम्स में पूछा जाए। वर्क डन बाय बैटरी, इसमें व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, इसमें व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, और इसमें व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। फर्स्ट केस, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द बैटरी when the dielectric is fully inserted? How much work will be done by the battery when the plate separation is reduced to half? How much work will be done by the battery when the switch is closed? Languages different है, काम सब में एक ही हो रहा है। C0V² हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब तरीका क्या है? सिंपल, वर्क डन बाय बैटरी विल बी, कितना चार्ज होगा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था यहाँ पर, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चार्ज ऑन दिस प्लेट C0V। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो इसकी जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो इसमें कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज विल बी 2 C0 V0, बिकॉज फाइनल कैपेसिटेंस 2 से मल्टीप्लाई होगी, और इनिशियल चार्ज C0 V0, और इसको बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन बाय बैटरी आ गई। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी तो सेम होगा यार। यस सर। यहाँ पर भी कैपेसिटेंस डबल होगी, बट रीजन अलग है, यहाँ पर प्लेट सेपरेशन कम होने से डबल हो जाएगी, और यहाँ पर भी सेम चीज होगी। Yes. क्योंकि यहाँ पर पहले सिंगल कैपेसिटर होगा तो चार्ज हो जाएगा C0 V0, पर जब ये दोनों कैपेसिटर अटैच हो जाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस 2 C0 होगी, 2 C0। तो चार्ज 2 C0 V0 होगी। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, वर्क डन बाय बैटरी। ये तो कॉमन पार्ट है। नाउ यहाँ पर चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालिए, और यहाँ पर भी चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालिए, तीनों में आपको एक जैसा लगेगा। तो यहाँ पर हाफ, फाइनली द कैपेसिटेंस विल बी 2 C0 मल्टीप्लाइड बाय V0 स्क्वायर माइनस इनिशियली C0 V0 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला। यस सर। सेकंड केस भी सेम रहेगा, हाफ 2 C0 V0 स्क्वायर माइनस C0 V0 स्क्वायर। थर्ड केस में भी सेम फॉर्मूला लगाओ, लगा दे इसको भी सेम फॉर्मूला। यस सर। कोई फर्क नहीं है इन सब में, आपको बस तरीके अलग हैं, कैपेसिटेंस ही बदलना है। अब इसके बाद आइए, ऑब्वियसली आपको सब में दिख रहा होगा कि बैटरी का वर्क
चेंज ऑफ एनर्जी का डबल आ रहा होगा, जितना आंसर यहाँ आ रहा है उसका हाफ आंसर ये आ रहा होगा। यस सर, यस है ना, मतलब 50% of the work done by battery is inside the capacitor. 50% of work done by battery inside the capacitor. 50% of work done by battery is inside the capacitor. Now the difference value. बस इतना बता रहा हूँ। Work done by battery minus delta UC. क्या लिखोगे ये? Is it a heating phenomena? सर पहले वाले में तो एक्सटर्नल वर्क डन का मॉड्यूलस होगा। पहले वाले में तो एक्सटर्नल, पहले वाले में यही आपका एक्सटर्नल point। वर्क डन होगा सर, सेकंड वाले में डिपेंड करता है कैसे सेपरेट किया, थर्ड वाले में तो सर हीटिंग इफेक्ट ही होगा। हाँ, यस सर। लेकिन हमने कहा ना कि हम जो प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं या जो आएंगी भी जेई के स्टैंडर्ड पर भी, देखिए ओलंपियाड लेवल पे चले जाओगे तो प्रॉब्लम बदल जाती है, उसमें नहीं कह सकते, वो भी इंटरनेशनल ओलंपियाड में एंटर करके तब आपका एनएसईपी में भी ये सब नहीं आता। इनमें से कौन सी वो प्रोसेसेस है जहां पर आप कह सकते हो कि कोई डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज हुई है, मतलब मूवमेंट है, वहां पर फोर्स है, मूवमेंट है, कहां पर लग रहा है? दो पहले दो केस। और तो दूसरे यहाँ वाले पर में फोर्स है, प्लेट डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स होगा। प्लेट भी तो आपस में फोर्स लगाते हैं, प्लेट भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ना। तो जहां जहां फोर्सेस है और अगर फोर्स है और वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्वासी स्टैटिक मोड में की गई हो, यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स यहां लगा होगा, ये ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। यहां पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा ऊपर। स्विच को बंद करने में कोई मूवमेंट होती है? नो सर। हम लोग दिन भर घर में स्विच को ऑन ऑफ करते हैं दिन भर, तो कितने लोग हम में से ऐसे हैं जिनको स्विच ऑन करने में या स्विच ऑफ करने में थकान हो जाती है? बता दो आप, कितने लोग ऐसे हो जो स्विच बंद करने से थक जाते हो? नहीं मतलब थकते। आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है, या फिर स्विच बंद करने से आप चार्ज हो जाते हो, थके हुए होते हो तो आप अचानक से बढ़िया रिफ्रेशमेंट आ जाती है। नो इसका सर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, तो स्विच बंद करना और खोलने में कोई लॉस और गेन ऑफ एनर्जी तो हुआ नहीं। नो सर। तो इस प्रोसेस में यही काम तो किया, खाली स्विच को बंद ही तो किया है। तो यहाँ कौन सा वर्क किया हमने? कुछ नहीं। यहाँ कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है। यस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस वैल्यू है वो हीटिंग फिनोमेना है, बिकॉज स्विच बंद करना या ऑन ऑफ करना ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। सर बंद करेंगे तो चार्ज खट से ट्रांसफर होगा। हाँ, यहाँ पर एडिशनल चार्ज इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर कर जाएगा, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगी, और इनों में भी एडिशनल चार्ज आएगा, बट वो एडिशनल चार्ज काफी धीमे धीमे ट्रांसफर किया जाएगा। तो इनमें करंट नेग्लिजिबल वैल्यूज पे चल रही होंगी, यहाँ पर करंट बहुत लार्ज वैल्यू पे चल रही होगी, जिस वजह से इसके अंदर एक अच्छा खासा हीटिंग फिनोमेना आएगा, और इन दोनों में कोई हीटिंग फिनोमेना नहीं। तो जो भी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा, और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस सिर्फ एक होता है, स्विच वाला। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ करना, ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। जो कुछ होगा वो एक झटके में हो जाएगा। यहाँ पर आप हीट लॉस कहें, और बाकी सब में आप ये कह सकते हो कि इट इज द वर्क डन इन द एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड वाइज। साइन कन्वेंशन में वर्क डन एक्सटर्नल नेगेटिव आएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि एक्सटर्नल वर्क डन का साइन नेगेटिव रहेगा? यस सर। यस सर। और जिसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, मतलब एक्सटर्नल पर्सन में जाएगी, एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, मतलब एक्सटर्नल पर्सन में जाएगी। अब डिफरेंस क्लियर हो गया सबका? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये अपने आप डिसाइड कर लेना। थैंक यू। ये अपने आप डिसाइड कर लेना कि कहां पर मुझे हीट बोलना है और कहां पर वर्क बोलना है। दोनों के एलएचएस सेम है, यहाँ भी एलएचएस, यहाँ पर भी एलएचएस, और यहाँ भी एलएचएस सेम है, और तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। तुम लोग के लिए डिफरेंट है, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि यार ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। यार हम लोग के लिए तीनों सेम है, क्योंकि हम लोग इसको ये देखते हैं कि बेसिकली काम तो एक ही हो रहा है, कैपेसिटेंस ही बदल रहे हो, बदलने का तरीका अलग लिया आपने। बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, ठीक।
इसी को स्विचिंग सर्किट्स बोला गया है। स्विचिंग सर्किट्स, कहीं कहीं पर स्विचिंग सर्किट्स अलग से भी एक क्लास हो जाती है उसके ऊपर। तो एक और स्विचिंग वाले क्वेश्चन कराते हैं आपको भी, बहुत ध्यान से देखना स्विचिंग सर्किट्स कैसे होते हैं। और अब ये लास्ट टॉपिक है, कैपेसिटर डन। ये बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है। ऊपर हेडिंग हटा रहे हैं, स्विचिंग सर्किट आप देख लो। सभी कैपेसिटेंसेस माइक्रोफैरेड्स में होंगी, तो मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 12 और 6 सब माइक्रोफैरेड्स में। और यहाँ पर एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ 8 वोल्ट का या 12 वोल्ट मान लीजिए। और यहाँ पर एक वायर इंटरनली कनेक्टेड है, स्विच के फॉर्म में है, और वो स्विच ओपन है। यहाँ पर एस स्टैंड फॉर स्विच, एस मतलब स्विच है जो कि ओपन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब इस स्विच को बंद कर देंगे तो सर्किट में कितनी हीट जनरेट हो जाएगी। फाइंड हीट लॉस आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। When the switch is closed, find the heat loss. क्वेश्चन लिखा? यस सर। यस, ठीक है, ओके। क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में? सर्किट को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। एक बार जब स्विच ओपन होगा उस टाइम पर, और एक बार जब स्विच क्लोज होगा उस टाइम पर। मुझे 2 बार सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, ओपन स्विच में, क्लोज स्विच में। तो पहले ओपन स्विच में सॉल्व करते हैं। ओपन स्विच वाली कंडीशन में सीरीज और पैरेलल मेथड से कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व? यस स्विच का ओपन होना, स्विच है, हाँ, स्विच का ओपन होने का मतलब इस मिडिल वायर का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये 3 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे? कितना हुआ? 12 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। इधर 4 माइक्रोफैरेड, इधर 2 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में? तो अगर नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 माइक्रोफैरेड and 4 microfarad both are in parallel, and therefore potential difference at this capacitor will be 12 volt, and potential difference of this capacitor will also be 12 volt. Parallel वाली प्रॉपर्टी। यस सर। यानी इन दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर, यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उससे चार्ज निकाल सकते हैं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से 2 माइक्रोफैरेड, जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 12, 2 माइक्रोफैरेड और 12 वोल्ट, यानी कि 24 माइक्रोकूलम। हाँ, तो इसका मतलब इस ब्रांच में जो चार्ज आएगा वो यहाँ पर +24 माइक्रोकूलम आएगा, उतना ही माइनस में जाएगा। यहाँ पर +24 माइक्रोकूलम आएगा और उतना ही माइनस में जाएगा। और राइट वाले कैपेसिटर में 12 and 6 जो कि जिनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में कैपेसिटेंस 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 48 माइक्रोकूलम यहाँ पर, जो कि ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में जाएगा सीरीज में। और वैसे भी सीरीज की प्रॉपर्टी है कि सेम चार्ज आना चाहिए सीरीज में। इन पर जो चार्ज आएगा वो इनके कॉम्बिनेशन पर भी आता है। यस। सॉल्व हो गया। अब आप इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है तो निकाल सकते हैं। 72। हाँ, 72 माइक्रोकूलम इसे बैटरी ने ट्रांसफर किया है।
अब जब ये स्विच को बंद कर देंगे उस टाइम पर क्या सिचुएशन बनेगी वो देखिए। थोड़ा डायग्राम छोटा होगा तो आपको ना वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा। ये 3, ये 12, 6 और बीच में हमने यहाँ पर वायर बंद कर दी। नोड मेथड के हिसाब से चले अगर, यस सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमिलर नोड माने जाएंगे, मतलब इसको N1 मानेंगे, इसको N2 मानेंगे, तो ये भी आपका N2 है और ये N3। नाउ ये 3 और 12 देखिए, ये वाला 3 N1 से N2 पैरेलल में, और ये 12 N1 से दोनों आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए। अब ये 3 और 12 पैरेलल में हो गए। कितना हो गया ये? 3 and 12 पैरेलल 15 और ये 6 और 6 पैरेलल में सेम नोड मेथड वाला 12 तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और ये आपस में सीरीज। यस सर, तो 12 और 15 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ऐड करेंगे 12 और 15 इन सीरीज 20/3 आएगा सर। 12 and 15 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यस 20/3 यानी कि इस पूरी सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो 20/3 है। 20/3 कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 80 20/3 into 12। नाउ इसका मतलब बैटरी विल नाउ गिव 80 माइक्रोकूलम, बिकॉज बैटरी जो चार्ज ट्रांसफर करेगी वो सर्किट के नेट कैपेसिटेंस के हिसाब से करेगी। और वही मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब भी यही होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि इन सबको हटा दे और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाएं, तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में उतना ही चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा बैटरी से जितना इन सबको कंबाइंड करके कर रहे हैं। ना वो जो 80 माइक्रोकूलम चार्ज गया होगा वो नोड 1 पे जाकर के इस 3 और 12 में स्प्लिट कर जाएगा, मतलब थोड़ा सा चार्ज 3 वाले के पास जाएगा, थोड़ा सा चार्ज 12 वाले के पास जाएगा। 3 और 12 पैरेलल में है। पैरेलल कैपेसिटर में चार्ज कैपेसिटी के हिसाब से चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी उसमें ज्यादा चार्ज। तो इनकी कैपेसिटेंस 1:4 के रेशियो में चल रही, 1 और 4 के रेशियो में, 3 हो जाएगा। यानी 80 माइक्रोकूलम 1 और 4 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। 64 इसका मतलब 16 माइक्रोकूलम 3 वाले की तरफ आ जाएगा, में 64 64 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर +16 -16, यहाँ +64 -64। और इन दोनों में 44 नोटिस करिएगा, ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर से, इनमें जो चार्ज आएगा 80 विल बी इक्वली डिवाइडेड, मतलब यहाँ पर चार्ज आएगा 40 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 40 माइक्रोकूलम। ये नोड अब हटा दे रहे हैं, यहाँ से पहले लिखा था बता रहे हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको सीरीज और पैरेलल के प्रॉपर्टीज की हो जाएगी, ये क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। कोई ऐसा हाई फाई कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, बहुत बेसिक रूल्स सीरीज प्रॉपर और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, जिनको कई सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, मतलब उनको हल्का कंसेप्ट मानते हैं। खैर, यहाँ तक पूरा डन है? यस अब इसमें क्वेश्चंस कई तरीके के आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, बैटरी ने क्या वर्क किया इस प्रोसेस में, स्विच बंद करने के प्रोसेस में बैटरी ने क्या वर्क किया। वर्क डन बाय बैटरी इज नाउ चार्ज potential difference of the battery is 12, the final charge of this battery is 80, initial charge by this battery was 72। निकाल लीजिए, माइक्रो जूल्स आंसर आएगा। यूनिट्स का ध्यान देना। यह है समझ में? यस सर है ना, वर्क डन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बोल दे रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द चेंज ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर को मिला करके जो एनर्जी चेंज होगी, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द 4 कैपेसिटर्स। देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ध्यान देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है कि अगर हम इन सबको हटा करके और इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पर लगा दें
तो उसमें उतना ही चार्ज और एनर्जी स्टोर होगी जितना चार्ज और एनर्जी ये सब मिल करके स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज कैपेसिटर के बेसिक फंक्शन दो ही है, टू स्टोर द चार्ज एंड टू स्टोर द एनर्जी. And equivalent capacitor means a capacitor which will store the same amount of energy as stored by a network of capacitors. यानी कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि इन चारों कैपेसिटर में मिला करके क्या एनर्जी है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसकी एनर्जी निकालूं, इसकी एनर्जी निकालूं, इसकी एनर्जी निकालूं, इसकी एनर्जी निकालूं और वो सब ऐड करूं, या फिर हाफ सी इक्विवेलेंट v स्क्वायर. हाँ, सी इक्विवेलेंट. और सी इक्विवेलेंट इनका कितना ऐड कर सबको मिला करके 6 आ रहा है. 6 और पोटेंशियल डिफरेंस 12 डायरेक्टली. ये जो आपने एनर्जी निकाली है हाफ 6 into 12 स्क्वायर, ये इन चारों कैपेसिटर के एनर्जी का समेशन. आप चाहते हैं इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, तब भी वही आएगा, बट वो टाइम ज्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में. ठीक है, तो माइनस लिखा है बिकॉज इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दी होगी, और फाइनल एनर्जी, फाइनली इन सबका आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बोला था? 20/3. तो हाफ 20/3 into 12 स्क्वायर. मतलब टाइम थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया अपना सॉल्व करने का और कुछ नहीं किया. डेल्टा यूसी है. सर वर्क डन में इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगा? फिर कंफ्यूजन, फाइनल माइनस इनिशियल एक गलती कर चुके हैं पीछे, ये मिस्टेक कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे. सही लिखा है ना भाई आपको? बाकी लोग बताओ. सही है सर. सही है सर ये. तो ये आ रहा होगा हर 12 जगह into, फाइनल माइनस इनिशियल होता है. हाँ ये 96 हो गया, यहाँ पर 96 आ रहा है, यहाँ 48 आ रहा होगा, आधा हुआ. आधा. अब इस केस में अगर W माइनस डेल्टा यूसी है तो उसको क्या कहें, कहाँ गया? तो इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है? स्विच बंद किया सर? नो सर. मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. हीट एनर्जी हो गया है. जहाँ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस वहां पर हीट एनर्जी जानी ही जानी है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 72 से 8 माइक्रोकूलम्ब चार्ज विद इन नो टाइम ट्रांसफर हो गया. कितनी बड़ी करंट फ्लो हुई होगी. ठीक है, पॉइंट यहाँ तक? यस सर. यस. और अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे होते, प्लेट की सेपरेशन चेंज कर रहे होते, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे होते जहां पर डिस्प्लेसमेंट अराइज होता कुछ, हाँ जहाँ मोशन इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, तो हम कह देते हैं कि ये सराउंडिंग में चला गया. वहां पर हम हीटिंग लॉस को 0 मानते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसेस को हम क्वासी स्टैटिक मान लेते हैं. इसके बाद एक और क्वेश्चन जो ज्यादा डिस्टर्ब करता रहता है वो ये कि अगर हम स्विच के ये पॉइंट्स ले लें ए और बी, तो कितना चार्ज इस ब्रांच ए बी में फ्लो होगा. ये क्वेश्चन भी काफी डिस्टर्ब करता है कि स्विच बंद होने के बाद ए से बी की तरफ चार्ज जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा? बी से ए चार्ज विच विल फ्लो बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. यस. ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, मतलब जेई के पेपर्स में भी मिलेगा और एचसीबी वगैरह बुक लगाओगे उसमें भी मिलेगा. हाउ मच चार्ज विल फ्लो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आफ्टर वी क्लोज द स्विच. तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आप सिर्फ एक बार नोट करो. पॉइंट ए से अटैच्ड, नोटिस सिंपल सा नोटिस करना, पॉइंट ए से अटैच्ड जो प्लेट है हमारे पास, पॉइंट ए से अटैच्ड प्लेट, उन पे टोटल चार्ज बताया कितना है? पहले वाले केस में पॉइंट ए से अटैच्ड प्लेट्स का टोटल चार्ज 0. यहाँ -24 है, यहाँ +24 है, यहाँ पर 0 चार्ज हो गया. अब इस पॉइंट ए से अटैच्ड प्लेट्स का चार्ज बताइए. इस पॉइंट ए से अटैच्ड प्लेट्स का चार्ज देखिए, यहाँ पर -16 और +40, -16 और +40, यानी कि इन दो प्लेट पर टोटल चार्ज 24 है, +24. इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज +24, और पहले इन दोनों का टोटल चार्ज 0 था. इसका मतलब पॉइंट ए पर चार्ज आया होगा
और कितना चार्ज आया होगा? 24 माइक्रोकूलम पॉइंट ए की तरफ आया होगा, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ होगा? यहाँ पर -24 था, बहुत ध्यान से देखना, -24, जिस प्लेट पर -24 का चार्ज था उस प्लेट पर अब -16 है। प्लेट हैविंग -24 माइक्रोकूलम इज नाउ हैविंग -16 माइक्रोकूलम, यानी कि इस प्लेट में चार्ज का लॉस है या चार्ज का गेन है? -24 से माइनस कितना? 8 माइक्रोकूलम इस प्लेट पर चला गया। अब जरा इस प्लेट पे आइए, +24 16 इसमें चला गया +24 becomes +40, +24 प्लेट become +40, यानी कि 16 माइक्रोकूलम यहाँ आया, और किरचॉफ जंक्शन लॉ सेटिस्फाई हो गया। यस 24 जितना आया था उतना गया, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका किरचॉफ लॉ वैलिड है। सो इसका मतलब 24 माइक्रोकूलम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। बी टू, हाँ सर ये बी से क्यों गया सर, फिर रिपीट कर दीजिए। बी से ए इसलिए गया है, देखिए पॉइंट ए से जो प्लेट पहले अटैच है, पॉइंट ए से अटैच्ड वाली प्लेट देखो आप, -24 +24 मतलब कि टोटल चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स 0 है, एंड द टोटल चार्ज ऑन द सेम टू प्लेट्स, अब देखिए उन्हीं दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज पॉजिटिव में। यस सर, यानी कि पॉइंट ए पर चार्ज जा रहा होगा ना, पॉइंट ए पर चार्ज ऐड हो रहा है इसका मतलब। और सर आपने ये इनवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज से भी बताया था। उससे तो है ही है, बट इसके अलावा यस वो सब तो आप देखो, फिर मेथड कंफ्यूज कर दोगे बाकियों को भी है। जो मैं मेथड बोल रहा हूँ आपको, ये हर सर्किट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, न जाने कितने सर्किट इस तरीके के बन सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जी सर, ठीक है पॉइंट। हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, पॉइंट बी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए ना, पॉइंट बी से अटैच देखो ना, पॉइंट बी से अटैच्ड माइनस प्लस सेम चार्ज, -48 + 48 0, पहले 0 था। अब देखो -64 एंड +40 -20 इन दोनों का टोटल चार्ज जो कि पहले 0 था अब नेगेटिव हो गया, यानी कि इन दोनों प्लेट से चार्ज निकल जाएगा और इन दोनों प्लेट में ऐड हो जाएगा। यस ये दोनों लूजर है चार्ज के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों गेन करने वाले हैं। इन दोनों के चार्ज कम हो गए, इन दोनों के चार्ज बढ़ गए, यानी कि मैं फिर बोल रहा हूँ, बैटरी सर्किट में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ऐड करती है। अगर आप ये सोचें कि ये बैटरी ने 72 माइक्रोकूलम जनरेट नहीं किया था, उसने 72 इन्हीं प्लेट्स में से ले देखे थे, किसी एक प्लेट से लिया दूसरे को दे दिया, करा डाला था किसी तरह, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। बैटरी का काम यही है। ठीक है पॉइंट, बोलो। यस सर। राइट, स्विचिंग सर्किट्स बोलते हैं इसको, ऐसे इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि पहले स्विच ओपन था फिर बंद किया, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स है, और चौथा क्वेश्चन जो इसमें पूछते हैं वो सिर्फ यही हो सकता है कि जिस ब्रांच की स्विच बंद कर रहे हो उस ब्रांच में चार्ज कितना फ्लो करेगा और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जिस ब्रांच में ओपन स्विच था उसको बंद करेंगे तो यहाँ से भी कुछ करंट जाएगी, कितनी वो निकालने को, और कौन सी डायरेक्शन में, ए से बी या फिर बी टू ए, वो भी निकाल दिया। ठीक है। यस सर। सर मैं थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गया हूँ, ये सर समझ नहीं आ रहा है 80 - 7